नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। दिल्ली में सुशासन रेखा, दिल्ली की नई सरकार से कुछ ऐसी ही उम्मीदें हैं। रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण से वादों का वचन पूरा होने की उम्मीदें हैं। दिल्ली में मैडम सीएम की परंपरा को और मजबूत करते हुए टीम मोदी ने एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। महिला वोटर्स के सम्मान का संदेश तो है ही, आने वाले चुनाव के लिए भी एक बड़ी चाणक्य नीति कही जा सकती है। दिल्ली के साथ साथ देश को साधने की भी सियासत इसमें है। लेकिन हम आज चर्चा करेंगे कि क्या नई सरकार दिल्ली में विकास की नई रेखा खींच पाएगी, शीश महल पर प्रहार कर पाएगी। इन सब पर मेहमानों के खास पैनल के साथ करेंगे चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि दिल्ली में सीएम के लिए रेखा गुप्ता का सिलेक्शन आधी आबादी को टीम मोदी की तरफ से आभार है। इसने दिल्ली में महिला सीएम की परंपरा की रेखा को मजबूती दी है। हालांकि दिल्ली की गद्दी की रेस में रेखा गुप्ता का नाम चल रहा था, लेकिन वो फ्रंट रनर नहीं थी। पर टीम मोदी के पैमाने पर वो सबसे फिट बैठी। कोर वोट बैंक वनिया समुदाय से होने के अलावा उनका आरएसएस का पुराना कनेक्शन भी काम आया। ऐसे में अब दिल्ली में विकास रेखा बड़ी करने की जिम्मेदारी उन पर आ गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व हमारे साथ है। उन्होंने जो विजन दिल्ली के लिए देखा है, विकसित दिल्ली, उसे पूरा करना ही हमारा लक्ष्य है। और हम लोग मिल करके दिल्ली के सम्मान में, दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली की समृद्धि के लिए काम करेंगे और विकसित दिल्ली का सपना मोदी जी का पूरा करेंगे। रामलीला मैदान में शपथ लेने वाली रेखा सरकार के सामने 4 बड़ी चुनौतियां हैं। यमुना की सफाई, महिलाओं को पेंशन, रोड फ्लाईओवर्स का काम, गंदगी मिटाकर सुंदर दिल्ली बनाने के वचन पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। मजबूत विपक्ष के तौर पर केजरीवाल के सिपाही भी कोई मौका छोड़ना नहीं चाहेंगे। 8 मार्च को पहली किश्त दिल्ली की हर महिला को मिल जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने तो अपनी एक रैली में यह भी कहा कि दिल्ली की सब महिलाएं अपने फोन को अपने खातों से लिंक कर लें कि 8 मार्च को उनके पास एसएमएस आ जाए कि उनके खाते में 2500 रुपए जमा हो गए हैं। रेखा सरकार विकसित दिल्ली के लिए 100 दिन के मास्टर प्लान पर काम कर रही है और विकास के चुनावी वादे को जल्द से जल्द पूरा करने का दबाव इस टीम पर होगा, क्योंकि दिल्ली में इस बार डबल ही नहीं, अगर नगर निगम को मिला दे तो बीजेपी का ट्रिपल इंजन है और ऐसे में कामकाज में रुकावट वाला कोई एक्सक्यूज चलेगा नहीं। तो क्या अब दिल्ली में मजबूत हो जाएगी सुशासन, सुरक्षा और विकास की धारा? चलिए, तो अब दिल्ली को नई सरकार मिल गई है। सुशासन रेखा, जैसा हमने कहा, वो मिल गई है। महिला मुख्यमंत्री हैं। वैसे तो पहले भी महिला मुख्यमंत्री रही हैं दिल्ली में, लेकिन अब एक बार फिर लंबे अरसे के बाद दिल्ली ने महिला मुख्यमंत्री देखी है। चलिए, क्या चुनौतियां होंगी, कैसे सरकार आगे बढ़ेगी, बहुत कुछ बदलेगा या सिर्फ पार्टी बदली, राजनीति बदली, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कार्यक्रम में कई मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं आपका परिचय उनसे करा देता हूं। कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता रोहित पांडे, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी और वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अमूमन हम करते हैं जब इस तरह का पैनल होता है तो हमारे जो राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि हैं उनके पास लेके जाते हैं, लेकिन आज मैं अपने जो पत्रकार पैनलिस्ट हैं उनसे शुरुआत करता हूं। उसमें भी सतीश जी के पास पहले जाता हूं और उसका एक कारण है। सतीश जी, जब बात हो रही थी दिल्ली के चुनाव की और कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये भी बड़ा लंबा सस्पेंस था, तो आपने इसी शो पर कहा था कि महिला मुख्यमंत्री को आप बनता हुआ देख रहे हैं, और बन गई। हाँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत दूर की सोचती है। बहुत महिला तो को जाति बताते हैं प्रधानमंत्री जी, तो उन्होंने दूर की कौड़ी, मतलब दूर की कौड़ी नहीं कहेंगे, बहुत ज़बरदस्त पॉलिटिक्स खेली है। डिलिमिटेशन होना है, विमेन रिजर्वेशन बिल पास हो गया है, तो दिल्ली से वो पूरे देश को मैसेज दे रहे हैं। आगे दिल्ली की बीजेपी हरदम चुनावी मोड में रहती है, खासतौर से मोदी जी। सवाल ये नहीं है, ठीक है, ये तो पॉलिटिक्स है, चुनावों की तो माहिर है ही बीजेपी। चुनौतियां बहुत है रेखा जी के सामने।
रेखा जी के सामने चुनौतियां ये हैं कि वो केजरीवाल के फ्रीबी का क्या होगा, जो वायदा किया था इन्होंने, बीजेपी ने जो केजरीवाल मॉडल को अपनाया था, और दूसरा कि ये पूरा ऐतिहासिक अवसर है कि शीला के विकास से निकलने का, आगे बढ़ाने का, विश्व राजधानी के हो सकता है मोदी जी के अंदर टीस हो कि उनके रहते 11 साल दिल्ली में दिल्ली नए स्तर पर आगे नेक्स्ट स्टेज पर पहुंचे कैसे। तो ये मौका है। अब देखिए ना आप विपिन जी, आप तो बिजनेस चैनल वाले भी हैं, ये गुड़गांव और नोएडा इंडस्ट्री में दिल्ली से टप गया है लगभग, और ख़ास तौर से टेक्नोलॉजी वाले इंडस्ट्री में। ऐसी क्या बात है कि दिल्ली में भगदड़ हो जाती है, कोरोना के आनंद विहार में भीड़ लग जाती है, इतने लोग कहाँ से चले आते हैं, और आप वहाँ टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री को भी नहीं बढ़ा पाते हैं। सफाई, हवा की सफाई, यमुना की सफाई, सीवर की सफाई, ये सब तो है। दिल्ली को अगर सुधारना है तो 2 स्तर पर, एक जो रेखा जी को करना पड़ेगा, हालांकि उनके ऊपर कंट्रोल केंद्र का रहेगा, क्योंकि उनकी कोई भी बदनामी वो केंद्र सरकार की, मोदी जी की बदनामी होगी, और कोई भी इनका अचीवमेंट जो है वो मोदी जी के सेहरे में बंधेगा। दिल्ली के गलियों का, सैंटीज का, झुग्गियों का एक समस्या है, और दूसरी समस्या है कि भाई जो रोजगार के अवसर दिल्ली में बढ़े। हालांकि पर कैपिटा यहाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन पर कैपिटा कुछ लोगों का पर कैपिटा है। तो ये सब चुनौतियां हैं। भले वो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया बना ले नई दिल्ली में, ये भी करे, रीस्ट्रक्चर कर दे दिल्ली को, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी है दिल्ली को नेक्स्ट स्टेज पर शोकेसिंग वाला राजधानी पूरी दुनिया में बनाने का। ठीक है, अवधेश जी क्या कहेंगे? चुनौती भरा ये ताज है दिल्ली का, क्योंकि देखिए कहने के लिए डबल इंजन है, इनफैक्ट हमने तो बताया कि ट्रिपल इंजन भी है, निगम भी हो गया, लेकिन दिल्ली में जहां मोदी सरकार, केंद्र की सरकार बैठी हुई है, अब 10 साल बाद, बहुत मेहनत के बाद ये सत्ता हासिल हुई है दिल्ली की, तो उतना ही प्रेशर लेकर आएगी, उतनी ही चुनौती लेकर आएगी। रेखा जी के लिए उतना आसान नहीं रहने वाला है। निश्चित रूप से जो दिल्ली की जो स्थिति हुई है 11 सालों में, मैं लगातार आपके टेलीविज़न पर भी कह रहा हूँ, सच यही है कि दिल्ली की पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, कोलैप्स है। यहाँ की सड़कें गड्ढों में बदली हुई है, 50 मीटर भी कहीं गाड़ी आप बिना गड्ढे के चल नहीं सकते हैं। उसके कारण जो यमुना है वो गंदी नली में परिणत है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि यमुना पहले बहुत ही और स्वच्छ थी, लेकिन कम से कम गंदे नली में परिणत है, और उसको सुधारने का लोगों को खरीद कर पानी पीना पड़ रहा है। दिल्ली के जितने फुट ओवर ब्रिज हैं आपको मेट्रो से निकलने वाले, 10 साल में किसी पर पेंटिंग तक नहीं हुई है, सब में जंग लग रहे हैं और खतरे की हालत में पहुंच रहे हैं। तो ये कोई नया भवन नहीं बना है। तो असल में केजरीवाल जी की पूरी सरकार जो है राजनीति तो करती थी, लेकिन अशासन को शासन का पर्याय उन्होंने बना। नो गवर्नेंस जिसको कहते हैं, मिस गवर्नेंस तो एक और बात होती है, नो गवर्नेंस है, कुछ करना ही नहीं है, जैसे बोलना है फ्रीबीज देना है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि उनकी पार्टी, उनकी सरकार को काम करने नहीं आता था। तो एक तो इसमें प्लस यह है कि इसमें जब काम नहीं हुआ है, लोगों को खरीद कर पानी पीना पड़ रहा है, उसमें आप थोड़ा भी काम करते हैं तो लोगों को महसूस होगा कि काम कैसे होता है। लेकिन जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रश्न है, उन्होंने अपने भाषण में ये कहा था कि दिल्ली मिनी इंडिया है, लघु भारत है। तो दिल्ली एक लघु भारत का दर्शन हो और भारत एक विश्व स्तर की ये शहर और राज्य बने, क्योंकि भारत इस समय विश्व में उभरती हुई महाशक्ति बनने की कोशिश में है और उस ओर जा भी रही है। आर्थिक ही नहीं, केवल जो सॉफ्ट पावर है हमारा, जो हमारा कल्चर है, जो संस्कृति है, हमारी प्राचीन विरासत है, सभ्यता है, विरासत के आधार पर विकास, उसके आधार पर भारत इस रूप में अपने को विश्व में खड़ा कर रहा है कि आने वाले समय में जो वर्ल्ड सिस्टम है, वर्ल्ड ऑर्डर है, वो बिना कहे हुए भारत को देख के उसका निर्धारण हो, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका हो। और दिल्ली में आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जो कॉन्फ्रेंस सेंटर है यशोभूमि, वो दिल्ली में बना है, इधर भारत मंडपम बना है। तो दिल्ली में अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कॉन्फ्रेंस भी कराने हैं तो उस सब की दृष्टि से दिल्ली का पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। तो चुनौतियां अवश्य है, प्रेशर तो मैं नहीं कहूंगा। और नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो सब जानते हैं कि साबरमती नाम की कोई वहां रिवर नहीं थी, नदी नहीं थी, लेकिन आज लोग जाते हैं तो एक साबरमती नाम की एक नदी दिखाई देती है, उसके फ्रंट दिखाई देते हैं।
ठीक तो है। उस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में कम से कम यमुना तो जैसे आज कैबिनेट, पूरी कैबिनेट यमुना पर आरती करने गई थी यमुना पर, और उनका एक कमिटमेंट है, और यमुना में बदलाव का मतलब होता है कि दिल्ली के संपूर्ण वातावरण में बदलाव। तो ठीक मुझे है। उम्मीद तो है बहुत कि सारे ऐसा काम होगा। आपके हिसाब से हैं जो रेखा जी को करने होंगे। चलिए अब अपने राजनीतिक मित्रों के पास चलते हैं। पहला सवाल मैं कौशल जी आपसे ही ले लेता हूं। बहुत सारी विवेचनाएं आज मैं पढ़ रहा था, क्योंकि अब आज ही सरकार ने शपथ ली है और कल मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ, तो काफ़ी कुछ लिखा पढ़ा गया और मैंने उसमें ज़्यादातर जगहों पर ये पढ़ा, अब आप बताएंगे बाकी की चीज़ें, कि जितनी चुनौतियां रेखा जी के लिए बाहर नहीं होंगी उतनी चुनौतियां पार्टी के अंदर होंगी। अब मैं इसको ज़्यादा विश्लेषण में तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन इस पर आप क्या कहेंगे? आप, क्योंकि देखिए एक ऐसा नाम है और पिछले कई तरफ से हम देख रहे हैं कि एक थोड़ा सरप्राइज तो आता ही है। उन्होंने खुद अपने स्टेटमेंट में कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री बनूंगी, लेकिन अब ये उनको मिला है जिम्मेदारी तो वो करेंगी। और भी बहुत सारी बातें कही हैं उन्होंने जो मैं बात करूंगा, लेकिन इस पर आप क्या कहेंगे कि उनके ऊपर एक डबल चुनौती रहेगी? पार्टी के बाहर तो है काम करने की, पार्टी के अंदर भी होगी। विपिन जी, सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार। और मुझे नहीं लगता कि पार्टी के अंदर उनको कोई भी चुनौती रही है। भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी रही है कि चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे कहीं भी देश की बात कर लें, चाहे आप महाराष्ट्र देख लें, छत्तीसगढ़ देख लें, कहीं पर भी पार्टी के इंटरनल डिफरेंसेस की वजह से कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, चूंकि सारे कार्यकर्ता एक क्राइटेरिया होता है ना, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्वालिफाई करते हैं, सभी लोग सक्षम थे। आप लोग ही इतने नाम दिखा रहे थे, तो हर आदमी में एक इच्छा तो होती है कि वो आगे बढ़े, लेकिन वो इच्छा भारतीय जनता में कभी भी वो क्रेब मेंटेलिटी में नहीं जाती है कि हम टांग पकड़ के खींच लेंगे और बाल्टी के बाहर। जी मैं सुन नहीं पाया, सॉरी, माफ कीजिए सर, आपको नहीं, सॉरी। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, संगठन की पार्टी है, और पार्टी का कोई भी डिसीजन होता है, पार्टी का हर कार्यकर्ता उसको पूरे जी जान से मानता है। चाहे किसी के मन में कुछ भी हो, आगे बढ़ने की इच्छा तो एक ह्यूमन नेचर होता है, मेरे मन में भी, आपके मन में भी है कि हर आदमी चाहता है अभी आज की सिचुएशन से बेहतर हो। वो इच्छा रखना गलत नहीं है, लेकिन उसकी वजह से पार्टी के कार्यकलापों में, मुख्यमंत्री जी के काम करने में, या उनको किसी तरह की चिंता होनी चाहिए। संगठन इस बात की जिम्मेदारी लेता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरी चीज, हाँ, दिल्ली की जीत एक बड़ी जीत है, और जब भी बड़ी जीत मिलती है और इतने सालों बाद की जीत है तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ आती है, और उस जिम्मेदारी को पूरा करने की मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, संगठन पूरी मजबूती के साथ करने की कोशिश करेगा। जिस तरह से अभी आप देख ही रहे हैं, आप टीवी पे ही चल रहा है, जिस तरह से मुख्यमंत्री की शपथ तो आज हुई, पर जमुना की आरती तो जब से सरकार चेंज हुई तब से चालू हो गई। जमुना की सफाई के वीडियोस आप लोग ही दिखाने लगे। तो एक होता है ना कि जब एक सरकार बदलती है तो उसका एक काम करने का तरीका होता है, उसकी जो प्रायोरिटीज होती हैं वो पहले ही नजर आती है। वो आभा आप सबको नजर आ रही है, और वो आभा इतनी बड़ी है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है कि ज़्यादा बड़ी है। और दिल्ली के लोगों की आकांक्षाएं बहुत हैं। क्योंकि पिछली सरकारों में किसी का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि आज अच्छा दिन है, लेकिन जिस तरह से काम हुए हैं, जिस तरह से जमुना गंदी होती गई दिन प्रतिदिन, उसमें 100 रीजन बताए जा सकते हैं। दिल्ली का एनवायरनमेंट खराब होता गया, उसके 100 रीजन बताए जा सकते हैं। चुनौती बड़ी है, पर उसको धरातल पर उतारने के लिए ही शायद दिल्ली की जनता ने हमें मौका दिया है, और हम अपने 100 दिन पे, 1 साल पे और 5 साल पे क्या हमने किया है, जैसे भारतीय जनता पार्टी के हर राज्य की एक जिम्मेदारी होती है, वो अपना मार्कशीट लेकर के जनता के सामने आते हैं। हम भी आएंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी सारे वादे, कोशिश क्या, जो घोषणा पत्र तो हम कहते नहीं, जो संकल्प हमने लिए हैं वो पूरा करेंगे, उसको धरातल पर उतारेंगे। और वही वजह है कि आप देखिएगा कि मुझे नहीं लगता कि हम एक ऐसा काम करने की कोशिश करेंगे और ऐसा काम डिलीवर करेंगे कि अगले आने वाले कई सालों तक भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार को दिल्ली की जनता चुनेगी। ठीक है, शुभकामनाएं आपको। संजीव जी,
आम आदमी सरकार बनते ही अरविंद जी का और आतिशी जी का मैसेज गया कि भाई हम मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं और दिल्ली के विकास में जो भी ज़रूरी होगा सहयोग करेंगे। लेकिन आज जब उनका शपथ ग्रहण था तो न्योता तो उनको भी था, पर आए नहीं दोनों जने। देखिए विपिन जी, आज के जो इवेंट हमने पूरे देश ने देखी, उसमें कौन शरीक हुआ कौन शरीक नहीं हुआ वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितनी इंपॉर्टेंट ये बात है कि दिल्ली वालों ने 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया है। 1993 में जब इनकी सरकार बनी थी तो 5 साल में इनको 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े थे। तो उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं आज हमने स्टेज पर भी नजर आई, और जिस तरीके से खिंचाव आम पब्लिक ने भी देखा कि इनके मंत्रियों और मुख्यमंत्री के बीच में ये कौन सी डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं। इनके कल रात को 8 बजे से पहले किसी कार्यकर्ता को, किसी विधायक को यह तक मालूम नहीं था कि मुख्यमंत्री कौन बनने वाले हैं। तो अभी मुख्यमंत्री या कैबिनेट बनने से पहले यमुना में वो मशीनें चल पड़ी। अगर वो 1 साल पहले उतर जाती तो हो सकता है यमुना में आज ये जो आरती कर रहे हैं, ये आरती 1 साल पहले भी शुरू हो सकती थी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी एक साजिश रच के जिस तरीके से इस चुनाव में इन्होंने पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस का और चुनाव आयोग का मिसयूज करते हुए ये चुनाव लड़ा, उसके बावजूद भी चौथी बार 44% वोटों के साथ आम आदमी पार्टी एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में दिल्ली में उतर रही है। और हम लोग चाहते हैं एक सार्थक विपक्ष की भूमिका में रहेंगे। हम जानना चाहते हैं कि पहली कैबिनेट मीटिंग में 2500 रुपए महिलाओं के खाते में जाने का डिसीजन होगा कि नहीं होगा। होली पे 500 रुपए पे सिलेंडर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 300 यूनिट जो बिजली की फ्री करनी है वो शुरू होगी कि नहीं होगी। क्योंकि ये बहुत बड़ी चुनौती है विपिन जी इनके सामने। 20 राज्यों में इनकी जो सरकारें हैं वहां पे इस तरह के जन कल्याण योजनाएं इन्होंने कभी नहीं शुरू की। देश के प्रधानमंत्री ने, गुजरात की अभी बात चल रही थी, 25 साल के बाद गुजरात में देश के प्रधानमंत्री को एक टेंट के स्कूल में बैठ के फोटो खिंचवानी पड़ी थी। वर्ल्ड लेवल के जो स्कूल दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सामने ये चैलेंज है कि अरविंद केजरीवाल जी जैसे स्कूल क्या ये दिल्ली में मेंटेन करेंगे, दूसरे प्रदेशों में बनाएंगे। 18 लाख बच्चों का भविष्य इनके हाथों में अब है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक में लाखों गरीबों को जो फ्री इलाज मिल रहा है उसको ये कंटिन्यू रखेंगे या उसको बंद करेंगे। महिलाओं को जो फ्री बस यात्रा मिल रही है उसको ये कंटिन्यू रखेंगे कि उसको बंद बोल चुके हैं कि सब कंटिन्यू करेंगे। चैलेंज है ये आरती करना, ये बड़े बड़े इवेंट करना, इससे दिल्ली की जनता मैं ये कह रहा था संजीव जी कि वो तो चुनावी घोषणा पत्र में था ही कि जो आपके कल्याणकारी काम हैं, जो भी कहें इसको, फ्रीबीज हैं, व्हाटएवर, लेकिन वो जारी रहेंगे। नहीं विपिन जी, यही चैलेंज है। अब हम यही देखेंगे। अगर हम तो शुभकामनाएं देते हैं कि ये सब काम टाइम बाउंड तरीके से ये करें, हम एक सार्थक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। क्योंकि आधी आबादी आज भी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी पे भरोसा कर रही है। इसलिए हम उनके हक की लड़ाई पूरी ताकत से विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। मजबूत विपक्ष की भूमिका में इनको मजबूर करेंगे कि वो वेलफेयर की स्कीम जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने चलाई थी उसको ये कंटिन्यू रखें। ठीक है, लेकिन रोहित जी आपको तो विधानसभा के बाहर से ये सारा काम करना पड़ेगा क्योंकि कोई भी सीट नहीं आई है। देखिए, हम संगठित हो रहे हैं। ये बात, इस बात की बौखलाहट हमेशा बीजेपी पार्टी को रही है और आगे भी आप देखते रहेंगे कि किस तरीके से बौखलाहट में क्या काम करेंगे ये दिल्ली की जनता। खैर वो एक मतलब एक कहिए राजनीतिक तौर पे मैंने सिर्फ थोड़ा सा हल्के लहजे में बात पूछी, मजाक के लहजे में बात पूछी, लेकिन मेरा मूल प्रश्न जो होगा वो ये होगा कि आप अब अक्सर जो तुलना, अभी सतीश जी ने भी कहा था कि वो शीला दीक्षित वाली तुलनाएं बहुत हुई, ड्यूरिंग द इलेक्शंस भी हुई और अभी भी हो रही हैं, तो वो बात तो है क्योंकि जिस समय पे कुछ हुआ अगर उसकी मिसालें किसी भी प्रकार से अगर आ रही हैं तो आपको लगता है कि, मैं बहुत पॉजिटिव क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसी हिसाब से जवाब दीजिएगा, राजनीति से थोड़ा अलग हटके अगर हो सके तो, कि किस तरह की चुनौती रहेंगी अब रेखा जी के सामने। वो भी एक महिला मुख्यमंत्री थी, एक और महिला को पदभार मिला है, बहुत अच्छी बात है। हमें अगर राजनीति से अलग हटकर सोचें तो एक अच्छा स्वागत योग्य कदम है
क्या रहेगा उनके सामने कि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, क्योंकि वो वक्त और आज का वक्त हम बहुत आगे निकल आए हैं, अब दुनिया के जो आधुनिकता के पैमाने हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के पैमाने हैं, वो काफी चेंज हो गए हैं। जी विपिन जी, एक तो सबसे पहले 27 साल के बाद बीजेपी की सरकार आई और नई मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री और उनके सहयोगियों की मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो 27 साल के बाद जो सरकार आई है, उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है और जो ये चुनावी वादे किए हैं उसको कैसे पूरा करना, यही उनकी चुनौती है। अभी जैसे संजीव जी ने भी कहा कि दिल्ली की महिलाओं को प्रति माह 2,500 की वित्तीय सहायता देना, दिल्ली की महिलाओं को 500 में एलपीजी सिलेंडर और होली और दिवाली में एक मुफ्त सिलेंडर देना, प्रत्येक गर्भवती महिला को 21,000 की वित्तीय सहायता और 6 पोषण किट देना। देखिए, इसके साथ साथ प्रदूषण और पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं हैं। दिल्ली की वायु गुणवत्ता जो है विश्व की सबसे खराब मानी जाती है। आप देखेंगे कि जो ये आपके एयर पोल्यूशन है, जो जिसको अब एक तरीके से इनको बीड़ा उठाना पड़ेगा कि इसको कैसे सही करना है। यमुना सफाई तो देखिए, एक तो इनका बहाना है कि जिस तरीके से ये अपना जो ये आरती का ये बहाना होता है, ये तो देखिए, ये तो जग जाहिर है कि ये बस खाली हर एक मुद्दे को छोड़ करके दूसरे मुद्दे पे कैसे सेंट्रलाइज करना, ये बहुत अच्छे तरीके से बीजेपी वालों को आता है। जो बुनियादी ढांचे हैं, वो सार्वजनिक सेवाओं में जो सुधार की जरूरत है, वो सड़कों की मरम्मत है, पानी की आपूर्ति, कूड़ा प्रबंधन को कैसे दुरुस्त करना, वो बहुत बड़ी चीज है। ट्रैफिक जाम और सार्वजनिक जो परिवहन सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता है। आप ये देखिए कि 10 साल दिल्ली की जनता त्रस्त थी आम आदमी पार्टी की सरकार से, और क्यों थी? क्योंकि केंद्र सरकार, उपराज्यपाल और आम आदमी की पार्टी की सरकार आपस में लड़ करके दिल्ली की जनता के साथ, पर वो समस्या तो अब होगी नहीं जी, जो विकास नहीं किया। देखिए, विकास क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 3 लोग लड़ते रहे, एक उपराज्यपाल साहब लड़ते रहे। नहीं, बात आपकी सही है, लेकिन अब तो वो समस्या होगी नहीं और लड़ती रही। मैं आपको एक तरीके आपको बताता जाता हूं कि देखिए, इन तीनों लोगों के बीच में अगर आप टकराव रहेगा तो दिल्ली की जनता का विकास नहीं होगा। दूसरा, देखिए, नौकरशाही भ्रष्टाचार से निपटना होगा। जो प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए भ्रष्टाचार को रोक लगानी पड़ेगी, भ्रष्टाचार पे। एमसीडी और अन्य सरकारी विभागों में जो है वो जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। आप स्वास्थ्य और शिक्षा की बात अगर कर ले तो मोहल्ला क्लिनिक जो उन्होंने बनाया है, वो सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ाने की बात अगर करेंगे, नए मॉडल लाने पड़ेंगे। अब आप कानून व्यवस्था की अगर आप बात कर लीजिए, कानून व्यवस्था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहले थी, जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पाई। बार बार दिल्ली की जनता त्रस्त रही अपराधियों से, गैंगस्टर जो चलता रहा और उसको रोक नहीं पाए। आए दिन कहीं ना कहीं मर्डर होते रहे। आप किसी भी इलाके में चले जाइए, वहां पे लोग डर का भाव बना हुआ, भय बना। अब आप महिलाओं की बात कर लीजिए, महिलाओं के खिलाफ जितने भी अपराध हुए वो कितने बड़े हैं। अब ट्रैफिक नियमों को आप देख लीजिए, कितने बुरी तरीके से तार कर दिए। देखिए, हाँ, आपको काम करने की जरूरत है। रोहित जी, सरकार आएगी तो उसके हिस्से में तो ये सारे काम आएंगे ही आएंगे, लेकिन हम थोड़ा सा एक ब्रॉड पिक्चर की बात कर रहे थे। ये तो डे टू डे पे हर सरकार का काम है कि उसको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, ट्रैफिक को मेंटेन करना है, साफ सफाई करनी है, जो भी काम बाकी के डिपार्टमेंट्स हैं उनको तो सुचारू रूप से चलाना ही होगा। भ्रष्टाचार जो है उस पर भी लगाम रखनी है। हम थोड़े से बड़े काम, लैंडमार्क काम की बात कर रहे हैं जिनकी तुलनाएं होती। खैर, इस पर हम और चर्चा पे आते हैं। सतीश जी, अब एक जो सबसे बड़ी दिक्कत शायद होगी, कहने के लिए वो डबल इंजन की सरकार है, लेकिन काम तो उनको एक सरकार के तौर पे ही करना होगा। अभी जो दिक्कत है दिल्ली सरकार के सामने कि इतने सारे ये फ्रीबीज वाली चीज़ें हैं, तो आमदनी जो है वो कम है, खर्चे ढेर सारे खुले हुए हैं उनके आगे, उसको भी मैनेज करना, उसके साथ साथ फिर सारे विकास कार्य करना, ये संतुलन कैसे बिगड़ेगा? क्या ये इतना आसान है कि केंद्र सरकार एकदम खोल देगी, उनको डबल इंजन की सरकार है तो तिजोरी खोल देगी कि नहीं? ये इतना सीधा मामला नहीं है। देखिए, आज उत्तर प्रदेश में 8 लाख करोड़ से ऊपर का ज़्यादा का बजट आया है और दिल्ली चूँकि भर दिन ऑप्टिक्स में रहता है, कैमरे की नज़र में, तो केंद्र सरकार उदार होगी। उदार इसलिए भी कह रहा हूँ कि ये जो मशीन यमुना में दिखी, ये तो अब तक साल भर से दिखी नहीं थी, अचानक दिखी ना भाई, आरती भी हो गया। तो हो सकता है उदारता के चश्मे से केंद्र सरकार के ऊपर आएगा। रेखा गुप्ता जी पर कुछ नहीं आज आने वाला है। मैं तो ये करेगी, करना भी चाहिए और किया भी जा सकता है। फ्रीबी वाली जो बात आप कह रहे हैं, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं अपने सोचता हूँ। ये सही कह रहे थे आप पार्टी वाले
कि भाई 44% वोट जो है आप पार्टी को इतने हमले, इतने बौछारों के बावजूद किसने दिया भाई? ये किसने दिया? ये जंगपुरा और फलाना वाला जो मिडिल क्लास अपर वाला नहीं है, ये गरीबों ने दिया है, प्रवासियों ने दिया है, मुस्लिम समाज ने दिया है, दलितों ने दिया है। और वो जो आम आदमी है, जो हम जिसको कहते हैं मोटे तौर पर 80 करोड़ फ्री राशन पाने वाली जनता, जिसको दी जाने वाली सुविधाएं, तो बीजेपी भी इसमें शामिल हो गई है, फ्री भी, मुफ्त, पता नहीं किसकी नाम से, रेवड़ी, ये सब कहा जाता है, वो वाली भी एक चुनौती है। इसको संतुलन करना बहुत आवश्यक है। बीजेपी को अगर आप पार्टी घेरेगी तो इसी चीज पे घेरेगी, तो हमको लगता है कि बीजेपी उनको शायद न घेरने दे। मेरा कहने का मतलब है, आप कह रहे थे इंजन, डबल इंजन, अरे अब तो इंजन है, चारों तरफ तो इंजन है, ऊपर भी इंजन, अगल बगल इंजन। तो बीजेपी के लिए अब कोई स्कोप, रास्ता नहीं है। कुछ भी गड़बड़ी होगी तो बहुत जगह ही इसका प्रचार उचार होगा। हम उम्मीद करते हैं कि इसको अपॉर्चुनिटी में बदला जा सकता है। मैं तो ये कहता हूं कि भाई यशोभूमि बन सकता है, भारत मंडपम बन सकता है, नई संसद बन सकती है, तो भाई हवा पानी तो सुधारा ही जा सकता है, दिल्ली को नए स्तर पे विकास में ले जाया जा सकता है। लेकिन दिल्ली की समस्या मैंने बार बार फिर यही कहा, और ये बहुत बड़ी चुनौती पूरे देश में है कि जो गलियों की जनता है, जो सड़क की जनता है, जो आम आदमी है, वो बहुत बड़ी राजनीतिक और आर्थिक चुनौती है इस देश के लिए। तो ये देखते हैं क्या क्या होता है। अभी टू अर्ली है भाई। मैं कोई बीजेपी के खिलाफ नहीं हूं, न किसी का समर्थक हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि हवा पानी सुधरे भाई, दिल्ली नए स्तर पे दिखे, नए टेक्नोलॉजी दिखे, बड़े रोजगार यहाँ उत्पन्न हो, और ये कोरोना वाली और ये स्टेशन पर भगदड़ वाली भीड़ से को मतलब उसको ठीक करने की आवश्यकता है। हम नहीं कह रहे कि भाई झुग्गी रातों रात समाप्त हो जाएंगे, क्या कहते हैं, शैंटी समाप्त हो जाएंगे, अनधिकृत कॉलोनी समाप्त हो जाएंगे, ये नहीं होंगे। लेकिन उसका मैनेजमेंट करना भारतीय जनता पार्टी के लिए न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश के लिए चुनौती है। ठीक है अवधेश जी, तो चुनौतियां कम नहीं है, बहुत कुछ करना होगा। जैसा सतीश जी कह रहे हैं, इंजन्स भी हैं, लेकिन वो इंजन्स की ताकत हमें देखनी होगी। लेकिन अगर क्रम वाइज बात करें कि किस क्रम में, किस वरीयता में काम होगा, जो मुझे लगता है, अब आप बताइएगा, दिल्ली की जो सबसे बड़ी दिक्कत है, वो सब तो ठीक है कि वो फ्रीबीज देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पूरा एक सोशल इंजीनियरिंग है। लेकिन जो सांस लेने वाली बात है, जो हवा, अब उसमें गरीब ले तो उसके लिए भी वही है, अमीर ले तो उसके लिए भी वही है, बड़ा राजनेता ले तो उसके लिए भी वही है, और आम आदमी ले तो उसके लिए भी वही है। विपिन जी, एक बात आप पहले पूछे, एक लाइन बोल दूं, एक लाइन बस बोलना चाहता हूं। जी। इसी हवा को सूंघते हुए और उसी पानी को शायद उनके पास भी वही पानी शायद आता होगा, ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन हाँ, उसी हवा पानी के बीच, इतना बौछारों के बीच भी 44% वोट जो आम आदमी पार्टी को आया, तो इस हवा और इस पानी के बीच भी जो गरीब है वो एक तरह का अपना वोट करता है। हाँ, बिल्कुल। तो अब मैं वही कह रहा था कि जब वरीयता क्रम में एक तरफ ये भी है कि जो वादे हैं वो निभाने हैं, वो सारी बात, और उन्होंने बोला भी था साफ साफ कि किसी भी प्रकार की कोई कल्याणकारी योजना बंद नहीं होगी, और इन दिनों साफ है कि उसके बिना आप नहीं चल सकते। लेकिन नंबर 2 पे, चूंकि राजधानी का मामला है और कई तरह की चीजें हैं, दिल्ली को हम तो इस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, लेकिन यहां से बाहर दिल्ली बहुत बदनाम है कि उसकी हवा खराब है, दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल है, और वो सबके स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हम उसे कितनी गहराई पे बात करें या हर समय सिर्फ राजनीति का मुद्दा बनाएं, नहीं पता मुझे, या एक मौसमी बात कह लें कि जब ठंड आती है तो है, लेकिन काम उस पर 12 महीने करना पड़ेगा, कई सालों तक करना पड़ेगा, शायद तब वो जाके सुधरेगी। मैं ये सवाल अभी कौशल जी से भी पूछूंगा, लेकिन आपके पास भी, कि क्या प्रायोरिटी में वो एक बिल्कुल अलग, एक सेपरेट बॉक्स का मुद्दा होगा? नहीं, सेपरेट बॉक्स नहीं है। देखिए, ये इंटीग्रेटी में चीजें चलती हैं। दिल्ली का पर्यावरण बिगड़ने के पीछे वो कोई सेपरेट कारण नहीं होते हैं। आप नहीं, सेपरेट बॉक्स से मेरा मतलब ये था कि बाकी काम एक तरफ, उसको हम वरीयता क्रम में एक जगह अलग रखेंगे कि वो काम तो सब होंगे, लेकिन ये काम साथ साथ चलेगा। अगर आपकी सड़कें नहीं ठीक होंगी, गाड़ियां अगर जाम लगेंगी, तो पॉल्यूशन और बढ़ेगा।
जैसे आपकी सड़क बहुत बहुत बेसिक चीज है कि जैसे ही सड़कें सुधर जाएंगी, गाड़ियां ठीक से चलने लगेंगी, जो दिल्ली की बसें 75% बसें खटारा में बदल गई हैं, वो जिस प्रकार का पॉल्यूशन कर रही हैं उसकी आवश्यकता है। सबसे ज्यादा पॉल्यूशन का दिल्ली में जो कारण रहा है वो रहा है कि हमारे यहाँ होटलों में जो तंदूर से जो धुआं निकलते हैं, जिसको कि प्लांट वे में एक निश्चित समय में धीरे धीरे उसको चेंज करना था आधुनिक चूल्हे में, हुआ ही नहीं है, काम ही नहीं हुआ है। जो निर्माण के धूल हैं उन पर काम करने की जरूरत थी। तो कुछ छोटे छोटे चीजें हैं जो हो जाने के बाद दिल्ली के आबो हवा में सुधार शुरू होगा, लेकिन उसके बगैर नहीं हो सकता है। मैं पहले तो सतीश जी तो ऐसा है कि बहुत क्रांतिकारी चुनौतियां भाजपा को लेकर के बता दिए, और 44% का 2 बार बोले, इस बात सही है कि भाई आम आदमी पार्टी खत्म तो नहीं हुई है, राज्य के स्तर पर दोनों में 2% वोट का अंतर है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार की पॉलिटिक्स करके आए थे, जिस प्रकार की राजनीति से उभरे थे, उसमें उनका पराजित करना सबसे बड़ी चुनौती थी। वो कांग्रेस को खत्म कर चुके थे, बीजेपी भी एक बेसिक वोट पर आके टिकी थी, इसलिए बहुत बड़ा परिणाम है। और इस परिणाम के बाद चूंकि आम आदमी पार्टी किसी आइडियोलॉजी पर नहीं है, उसका कोई ओरिजिनल अपना कैडर नहीं है, वो कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी, बसपा सबसे आए हुए लोग हैं। और अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम की बात करें, तो अरविंद केजरीवाल जी ने जिस प्रकार के हिपोक्रेसी का, एक्टिंग का, ओवर एक्टिंग का, झूठ का, पाखंड का, चरित्र हनन की राजनीति की है, तो लोगों के अंदर भी उसके कारण असंतोष है। तो आम आदमी पार्टी को अब स्वयं को संभालने की कठिनाई है ना, तो असम गण परिषद और बाकी की तरह यह पार्टी खत्म हो सकती है। इतना आसान नहीं है कि 44% बटा रहेगा। अब सेकंड बात पर आते हैं आपकी। देखिए, आज जो कुछ हुआ है, सबसे जो आवश्यकता है दिल्ली में, वो राजनीतिक संस्कृति बदलने की आवश्यकता है। अगर आप फ्री बीज पर खर्चा होगा तो पॉल्यूशन पर काम ठीक से नहीं हो सकता है। आपको बनाना है, केंद्र सरकार पैसे देगी, सब कुछ होगा, लेकिन लोग जरूरत से ज्यादा अगर बसों पर चलेंगे, लोग जरूरत से ज्यादा पानी का उपयोग करेंगे, लोग जरूरत से ज्यादा बिजली का उपयोग करेंगे, तो समस्याएं बढ़ेंगी उससे। ये जो कल्चर केजरीवाल जी ने पैदा किया, जिसकी मजबूरी में बीजेपी ने घोषणा किया है, मेरा अपना मानना है कि सबसे प्राथमिकता में ये करते हुए भी लोगों के अंदर से कैसे मुफ्तखोरी का जो संस्कार है, चरित्र है, दूर करें, क्योंकि आपको देश चलाना है। ये मेरे लिए, मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। और पॉल्यूशन के कारण तो दिल्ली का शेर हम दुनिया में झुक रहा है, तो उसको तो आपको बाकी इन कारणों के साथ, जो पॉल्यूशन के मूल कारण हैं, उन पर टाइम बाउंड में, उसमें यमुना की सफाई भी है। यमुना बहुत पॉल्यूशन पैदा कर रही है दिल्ली में, तो उसकी सफाई भी है। अगर दिल्ली में जमुना का पानी थोड़ा शुद्ध होकर चलने लगे, अगर एसटीपी जो 12 बने हुए हैं उनको केवल चालू कर दिया जाए ठीक से, उसमें कई चालू हालत में है जो हुए नहीं है, जो पुराना ओखला का इतना बड़ा बैराज है वहां एसटीपी, वो ठीक से चालू हो जाए, तो जमुना थोड़ी सी तो 6 महीने के अंदर ही हल्की साफ दिखने लगेगी। तो एक ओवरऑल पॉल्यूशन पर काम करने की जरूरत है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसको कहते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत इतनी खराब है कि लोगों को अपनी गाड़ी कई बार मजबूरी में लेकर के, टैक्सी लेकर के काम में जाना पड़ता है, और ये सब पॉल्यूशन के कारण है। मुझे ये लगता है कि समय जरूर लगेगा, लेकिन अगले 6 महीने में मुझे दिल्ली बदलती हुई दिखाई देगी। अगर पॉल्यूशन खत्म नहीं हुआ तो दिल्ली के लोगों का जो खर्च है स्वास्थ्य पर, दिल्ली के लोगों के अपने जीवन पर जो खर्च है बाकी, वो भयानक है। वो यहाँ के इन्फ्लेशन का भी एक बड़ा कारण है, तो वो तो कम करना ही पड़ेगा। लेकिन लास्ट बात जो मैं कह रहा हूं कि देखिए, आज जो कुछ कैबिनेट ने वहां जाके दिखाया है, और केजरीवाल जी ने जो पॉलिटिक्स की है कि वहां नहीं जाकर के, जिसको संजीव जी कह रहे थे कि न जाना कोई समस्या नहीं है, जब वो पहली बार शपथ ले रहे थे तो डॉक्टर हर्षवर्धन अगली पंक्ति में बैठे हुए थे नीचे। एक पॉलिटिक्स होती है कि पूर्व के मुख्यमंत्री आते हैं, उन नए मुख्यमंत्री को बधाई देते हैं, और वहां से एक शुरुआत होती है। तो अभी से एक कन्फ्रंटेशन का पॉलिटिक्स शुरू हुआ है, ये बड़े पॉल्यूशन का कारण है। आइडियोलॉजिकली पॉल्यूशन, पॉलिटिकल पॉल्यूशन हमारे देश में बड़ी समस्या है, और केजरीवाल जी उसके बड़े वाहक हैं। नहीं, ठीक है अवधेश जी, उस पे आते हैं। मतलब वो अभी तो, क्योंकि अब क्या चुनौती इनके सामने होगी, डेफिनेटली ये एक अच्छी बात अभी आपने कही कि वो जो फ्रीबीज वाली चीज है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि फिलहाल तो लगता नहीं कि किसी चुनाव में उससे मुक्ति दिख रही है। खुद प्रधानमंत्री भी उसके फेवर में नहीं है, वो कई बार ये बात कर चुके हैं, लेकिन अब किसी चुनाव से परे नहीं रह गया। कौशल साहब, क्योंकि आप तो एक डॉक्टर भी हैं और दिल्ली में ही हैं,
जो अभी हमने बातचीत की, आपको भी लगता, और इनफैक्ट शायद आप एग्री भी करेंगे कि बाकी सारे काम भी चलेंगे, जन कल्याणकारी योजनाएं भी चलेंगी, लेकिन जो दिल्ली की सबसे बड़ी चुनौती है, बाकी तो उसके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि दिल्ली को रातों रात कोई ओवरहॉल चाहिए कि उसकी सड़कें इतनी ज़्यादा खराब हैं या मेट्रो इतनी बेकार है या तमाम चीज़ें। थोड़ा बहुत काम करेंगे हो जाएगा। पॉल्यूशन बहुत बड़ी समस्या है जिसका अपना एक इकोनॉमिक कॉस्ट भी है, लोगों का स्वास्थ्य भी है और हमारा एक सम्मान से भी जुड़ी हुई बात है। विपिन जी, बिल्कुल सही बात है कि पोल्यूशन दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या है, और पोल्यूशन दिल्ली के पानी में है, पोल्यूशन दिल्ली की हवा में है। और जो आखिरी बात हमारे पहले कही गई, अवधेश जी ने कही कि राजनीतिक जो पोल्यूशन है, उस पोल्यूशन की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो भ्रष्टाचार का पोल्यूशन है। पूरी दिल्ली में भ्रष्टाचार का पोल्यूशन छाया है, और उस भ्रष्टाचार के पोल्यूशन को अगर हम खत्म कर पाए, अगर क्या हम खत्म करेंगे, वो भ्रष्टाचार का पोल्यूशन बहुत मल्टी डायमेंशनल है। शराब घोटाला, जल घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, मतलब राजनीति खत्म हो गई, चुनाव खत्म हो गया, लेकिन घोटाले घोटाले घोटाले। एक ऐसी सरकार जो भ्रष्टाचार के नाम पे चुन करके आई थी, उसने भ्रष्टाचार का पोल्यूशन ऐसा फैलाया कि दिल्ली की राजनीति ही प्रदूषित हो गई। और वही प्रदूषण है कि आपको दिल्ली के हवा में नजर आ रहा है और दिल्ली के जल में नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि उसे क्या करना है, और प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण साथ जो पॉलिटिकल प्रदूषण है उसको खत्म करना होगा, और हम उसकी कोशिश करेंगे और वो आपको दिखेगी। क्योंकि आप देखिए, जो साबरमती कहा जाता था गुजरात में, पहले एक नाले के फॉर्म में थी, आज साबरमती फ्रंट बन गया। वो भारतीय जनता पार्टी के माननीय मोदी जी ने करके दिखाया है। वही तो यहाँ पे, और अभी मेरे से पहले आम आदमी पार्टी के शायद प्रवक्ता बोल रहे थे कि जो जमुना में सफाई चल रही है, तो क्या वो जमुना में जो सफाई चल रही है वो दिल्ली की सरकार का काम था ना? जो चलते हुए आपको नजर आ रही चीजें वो दिल्ली की सरकार का काम था ना? आप अपनी विचारधारा और अपनी तुष्टीकरण के राजनीति के चलते हुए जमुना की आरती पर तो सवाल उठा सकते हैं, उस पर न जाइए, कोई बात नहीं, पर जमुना की सफाई में ये जो सामान चल रहा था, जो चीजें मीडिया दिखा रही है, ये आपने क्यों नहीं चलाई? ये तो दिल्ली सरकार का काम था ना। तो समस्या ये है कि दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी को ये भरोसा था, उन्होंने कहा भी था ना, उनका बड़ा स्टेटमेंट भी था ना कि मोदी सरकार, मोदी जी तो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में नहीं हरा पाएंगे। ये घमंड ले डूबा। उस घमंड के चलते हुए जो उन्होंने हर जगह भ्रष्टाचार किए, उन्होंने शिक्षा में घोटाला किया, उन्होंने एक स्कूल नहीं बनाए, क्लासरूम को अपडेट किया, उन्होंने सोचिए ना, मोहल्ला क्लिनिक बनाए। मैं तो हम लोग कई बार कोविड के समय में साथ में रहे हैं विपिन जी। मोहल्ला क्लिनिक एक ऐसा क्लिनिक था, मोहल्ला क्लिनिक, अरे प्लीज सर, मोहल्ला क्लिनिक साथ में काम किया। अरे सर सुन तो लीजिए, 44% सुनिए। अरे इलेक्शन कमीशन और दिल्ली अरे पुलिस सर, आप क्यों बोल रहे हैं? आपको कष्ट क्यों हो रहा है भाई? इस तरीके से विपिन जी पैसा प्लीज, खुलेआम कैमरे के सामने आप पैसा बांट रहे हैं। विपिन जी फिर मैं क्या कहूँ? मैं जिस तरीके से आपने लड़ा, विपिन जी प्लीज, अब आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है सर, एक एक करके हम बहुत आराम से बातचीत कर रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़े वाला शो नहीं है, एक एक करके बोल ही रहे हैं। जिस तरह के शब्दों का ये इस्तेमाल कर रहे हैं, दिल्ली की जनता ने अब इनको मैंडेट दिया है। और पॉल्यूशन जो है ना, पॉल्यूशन, विपिन जी अगर ये तो परिपाटी नहीं है आपके शो की। जी संजीव जी, एक एक करके हम बात करेंगे। अभी ऐसी कोई बात है भी नहीं जिसपे लड़ा जाए, ऐसा उन्होंने कुछ भी गलत उपयोग नहीं कर लिया। इतनी भाषा तो आप लोग करते हैं। चलिए मैं ठीक है, मैं एक छोटा ब्रेक ले लेता हूँ, हम सब पानी पियेंगे, शांत हो जाएंगे और लौट कर आएंगे। काम की बातें करनी है, देखिए फिर वो गोल गोल घूमती हैं बातें, कोई मतलब नहीं है उसका कि इसने ये किया उसने वो किया। आगे क्या करना है सकारात्मक रूप से, जो पक्ष में है वो भी, जो विपक्ष में है वो भी। आपके पास 10 साल थे, आपके काम है, इनकी अब पारी फिर से शुरू हो रही है, इनके पास भी होंगे। एक छोटा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज अड्डा और हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली में जो नई सरकार बनी है अब उसके सामने क्या चुनौतियां होंगी। क्या सुशासन की रेखा गुप्ता जी एज अ लेडी सीएम उन्होंने शपथ ग्रहण की है और उसके साथ ही उनके मंत्रिमंडल ने भी, और अब क्या चुनौतियां इनके सामने होगी। 27 साल बाद दिल्ली में वापसी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, तो अब किस तरह का शासन हमें देखने को मिलेगा। और जिसकी बात होती थी कि भाई दिल्ली में ये प्रॉपर नहीं, वो खराब, कितनी चीज़ें हमको सुधरती नजर आएगी। खैर ब्रेक से पहले बातचीत जारी थी। लीजिए संजीव जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। देखिए आपने कहा कि हम देखेंगे कि ये कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखते हैं कि नहीं, लोगों को उनके पैसे, सिलेंडर इत्यादि मिलते हैं कि नहीं। मुझे ये लगता है पर्सनली कि ये जो फ्रीबीज वाला मामला है इसमें कुछ ज़्यादा काम करना नहीं पड़ता है। आप एक बैलेंस शीट बनाइए, उस पर रखिए, बस आपको अपना डेफिसिट मेंटेन करना है। लेकिन बाकी के जो काम है उसमें बहुत लंबी योजनाएं लगती हैं, उसमें बहुत इन डेप्थ प्लानिंग लगती है और फिर उनका एग्जीक्यूशन लगता है। आपको नहीं लगता कि वो काम ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे? आप विपक्ष में ही बैठे लेकिन आपका थ्रस्ट उन पे होना चाहिए। नहीं, देखिए विपिन जी, ये बात बिल्कुल सही है कि पिछले 5 साल में जिस तरीके से 2020 फरवरी में जब हमारी थर्ड टाइम गवर्नमेंट बनी अरविंद केजरीवाल जी की, तो फरवरी मार्च के अंदर कोविड आ गया था, 2 साल कोविड के वजह से, और उसके बाद इन्होंने जेल वाला खेल शुरू कर दिया था। उसके वजह से दिल्ली के मैं जो कोविड की बात कर रहा था विपिन जी, मैं कोविड की ही बात कर रहा था। इन्होंने देश को एक ऐसा मोहल्ला क्लिनिक दिया जिसमें कोविड का वैक्सीनेशन नहीं हुआ था। इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत मैं वही बता रहा था आपको, वैसी बात पे आज हमने करके दिखाया है। ठीक है, सुन लेते हैं। जब लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा मोहल्ला क्लिनिक दिया था जिसमें एक भी तरीके से हमारे कामों में रोड़ा अटकाया। अब वो लेफ्टिनेंट गवर्नर पूरी तरीके से नदारद नजर आएंगे और दिल्ली की जनता ने जो आपको पनिशमेंट दिया है वो आपके झूठ बोलने और धोखा देने की सारे वो काम करने पड़ेंगे। जिस तरह से आम जनता के लिए, आप घोटाले करते गए, सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करना पड़ेगा, जो बिना पोर्टफोलियो के मुख्यमंत्री थे वो जेल में गए और वो देश के। ठीक है, चलिए अब एक एक करके नहीं करने देंगे। ठीक है, एक कौशल जी, संजीव जी की बात सुन लेते हैं फिर आप जवाब दे दीजिएगा। संजीव जी की बात सुन लेते हैं फिर आप जवाब दे दीजिएगा। देश ने देखा है, इनके गृह मंत्री ने कहा था 2-2 करोड़ रुपए जो 15-15 लाख रुपए खाते में आने थे वो जुमला बताया था। तो ये जुमलों की सरकार चलाते हैं। 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी थी। देखिए फिर तो हम देखिए उसी राजनीतिक छीटाकशी में आ जाएंगे। एक मिनट संजीव जी, कौशल साहब, आपके सामने आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के बात सिपाही करते खड़े हैं। हैं। आपके मुख्यमंत्री संजीव जी, कौशल साहब, चलिए ठीक है, हो गई बहस। अब एक एक करके आते, समय कम रहता है इस दूसरे वाले हिस्से में, एक एक करके आते। सिर्फ ये बताइए कि एक कौशल जी सरशाद, आप जवाब दे दीजिएगा। मैं सतीश जी से, ये संजीव जी से सिर्फ यही पूछ रहा था कि उनका थ्रस्ट किस पे रहेगा। अब जो कर दिया वो उसको मत बताइए दोबारा, अभी कहां फोकस होना चाहिए। जी विपिन जी, मैं वही बताना चाह रहा हूं, आप इनको चुप कीजिए। इनको ये याद करना पड़ेगा, अब दिल्ली की जनता ने आपको मौका दिया है, काम करना पड़ेगा। अब बहानेबाजी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं आपके सामने, पूरी तरीके से विधानसभा के अंदर भी और बाहर भी दिल्ली के हकों की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ेंगे। दिल्ली को हमने बनाया है 11 साल में। चलिए ठीक है। अब मैं रोहित जी के पास आ रहा हूं। रोहित जी देखिए, फिलहाल तो नहीं है, आप वहां पर किसी भी रोल में नहीं है उस तरीके से जहां अपनी बात को सीधा रखेंगे, लेकिन संतुलन का क्या आप देखते हैं हिसाब किताब? दिल्ली में इस वक्त कौन सा काम सबसे ऊपर होना चाहिए? देखिए मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है लॉ एंड ऑर्डर की। लॉ एंड ऑर्डर जो कि मेंटेन नहीं कर पाई केंद्र सरकार के पास है। मैंने इसके पहले भी कहा था। और देखिए करप्शन की बात ये खुद कहते हैं और बीजेपी वाले भी कहते हैं, आम आदमी पार्टी ने तो अपना डुगडुगी बजा करके। और तो अगर वो केंद्र के पास है तो अभी भी दिल्ली सरकार का उससे क्या वास्ता है? जो उनके काम है उन्हीं पे बात करें ना हम। शीला दीक्षित की जब सरकार थी, देखिए आज शीला दीक्षित की सरकार को लोग क्यों याद कर रहे हैं? उस जमाने की बात, 15 साल की जो उनकी सरकार रही है उसमें जितने भी काम हुए हैं उस सारे कामों को क्यों याद किया जा रहा है और क्यों कह। लेकिन ये बात अलग है कि इनके पास जोड़ तोड़ बहुत आता है बीजेपी वालों को, तो इसलिए इन्होंने जोड़ तोड़ से इन्होंने सरकार बना ली। इन्होंने 48 सीटें ले ली। लेकिन बिल्कुल सही बात है कि देखिए जो मैंडेट है वो मैंडेट आपको भी पता है कि जो जोड़ तोड़ तो अरे आपको बताऊं रोहित जी
अगर आधी जगह आपके कैंडिडेट ना होते तो रिजल्ट कुछ और होता था। आप उनको कहां जोड़ तोड़ में घसीट रहे हैं? तो इंडिपेंडेंट लड़ करके हमने दिखा दिया ना कि हमें हम संगठन। अब मैं क्या, बहस दूसरी तरफ चली जाएगी, राज्य के मुद्दे बहस दूसरी तरफ चली जाएगी। विपिन जी, ये जो केजरीवाल सरकार थी, इन्होंने कहा था कि दिल्ली को पेरिस और लंदन बना देंगे, झीलों का शहर बना देंगे। तो पहले तो ये कि यही चीज तो इनको भी कहना आता है। अब ये कहने लगे हैं, पहले 5 तारीख से पहले कह रहे थे कि अब जितनी भी दिल्ली की समस्या होगी उस समस्या का समाधान हम कर देंगे। अब क्या कहने लगे हैं सरकार बनने के बाद? कह रहे बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने। अब इनके सामने चुनौती होने लगी। पहले इनके पास समस्या का समाधान था, लेकिन अब बाद में अब इनके पास चुनौतियां आ गई। अरे हम कह रहे हैं हमने जो संकल्प लिया है उसको पूरा करेंगे, उसको धरातल पर उतारेंगे। और आप देखिएगा वो सारे कितने तरीके की मुखौटे लेके चलती है। अब ये इनके पास बहानेबाजी और जुमलेबाजी के अलावा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ बहानेबाजी और जुमलेबाजी होगी। मैं तो इनसे ये कहता हूँ विपिन जी, मैं विपिन जी मेरी बात समझिए, मैं इनसे ये कहता हूँ ये 5 साल जब ये खत्म होने वाले हैं, 2 महीने पहले ये तो ना कहने लगे कि मुझे 5 साल का टेन्योर और दीजिए, बहुत सारे काम बचे रह गए हैं। अरे भैया, आपको कितने साल देने होंगे? आप केंद्र सरकार में रह करके आपने सरकार नहीं चलने दिया। आप केंद्र सरकार में रह करके आपने कितने अड़चने पैदा की। आज सरकार शुरू हुई है रोहित जी, सरकार शुरू हुई है, 5 साल में बहुत समय है। आज क्यों शीला दीक्षित की सरकार को लोग याद? चलिए मुझे याद कर रहे हैं। अरे रोहित जी लेकिन क्या करिएगा आप अपनी पार्टी की चिंता कीजिएगा अभी तो ना। देखिए वो तो एक पक्ष में है, एक विपक्ष में बैठा है, लेकिन कांग्रेस का क्या रोल? हासिल कर ली थी झूठ और फरेब से। आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल साहब हैं, उन्होंने झूठ और फरेब से कांग्रेस पार्टी सत्ता हासिल कर ली थी। ये आप समझ सकते हैं। आज तो फिर जनता ने आपको क्यों नहीं चुन लिया? जनता ने आप जब वो भी खराब है तो जनता को दिखा नहीं गया। नहीं ठीक है रोहित जी, मुझे लग रहा है फिर हम उस राजनीतिक जलेबी में चले गए। उससे बाहर निकलते हैं, नहीं तो बात ऐसे ही खत्म हो जाएगी। सतीश जी, ये तो चीज चलती रहेगी, लेकिन अब जलेबी का नाम लेते ही कांग्रेस की याद आती है। जी सतीश जी, यहां से थोड़ी सी बात को अलग लेता हूं। दिल्ली पे तो अब ये भाई विपिन जी, एक मिनट, ये हल्ला करेंगे जो आप आईटी सेल चलाते हैं बीजेपी वाले, यही तो। चलिए रोहित जी अब समय कम है। हाँ सतीश जी, दूसरा जनता ही देगा। ठीक है, बात करेंगे, अभी बहुत बात होगी दिल्ली पर। सर, पहली सरकार बनने के बाद पहली डिबेट है। सतीश जी, अरे जीरो वाले इतना जोर से नहीं बोलते भैया। पहली बात तो ये है, जो जिस तरह का आपने अघोषित पॉलिटिकल पॉल्यूशन करके 6.37% वोट लाके भाजपा को, मतलब समझिए 16 सीटों पर आपने करामात कर दिया, तो बीजेपी तो आ गई। अब गाली काहे के लिए दे रहे हैं बीजेपी को? नंबर 1। नंबर 2, आपने जो पूछा है कि प्रायोरिटी क्या है, बीजेपी हमेशा चुनावी मूड में रहती है, आप ही ने कहा है। तो बीजेपी तो रहती है ना, तो नहीं, अरे सुनिए ना, आप तो लगता है दिल्ली में चुनावी मोड में थे भाजपा को जिताने के लिए। एनीवे, मैं ये कह रहा हूं, हवा सुधारना, पानी सुधारना, रोजगार की ओर ध्यान देना और दिल्ली को एक तरह से सुंदर डीकंजेशन में लोगों को मिला के करना, ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है। ऑप्टिक्स कैमराबाजी से काम नहीं चलेगा। जो बीजेपी सरकार करती रहती है हमेशा, जो बीजेपी सरकार हमेशा करती रहती है, इनका आईटी सेल इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि ये इनकी फोटोग्राफी और इनके सोशल मीडिया है ना, बहुत रोहित जी उसी में चलेगा। आप सब लोग दिल्ली में ही। अरे रोहित जी, देखिए ये सब क्या वर्कर है, कहाँ है? आपकी ही सरकार थी ना, कहाँ पे काम कर रहा है। अरविंद केजरीवाल के पहले आपकी सरकार थी। उसी के भ्रष्टाचार को बेच करके, उसी के भ्रष्टाचार को पब्लिक में बेच करके अरविंद केजरीवाल आए थे। आपका ही भ्रष्टाचार था ना, और बोलूंगा आपको, जिसमें कांग्रेस के घोटाले गिनाते थे, जेब में चिट रखते थे। आपका ही भ्रष्टाचार तो अरविंद केजरीवाल ने बेचा था। अभी आप देख लेना कि मोदी की गारंटी में मोदी की गारंटी में ये कोई ऐसा क्लॉज लगाएंगे जिसका इनके पास बहाना। चलिए खबर भी आ रही है, आप लोगों को बता देता हूं। दिल्ली सरकार में मैं दोबारा कहूंगा कि दोबारा चलाएं, कुछ विभाग बंटवारे के ऊपर चीजें चल रही थी। मैं दोबारा आपको अपडेट करता हूं उस पर। मैंने अपने ही चैनल पे चलते हुए यहां पर देखा कि क्या कुछ विभाग बंटवारे हुए हैं,
तो दोबारा उसको अपडेट करके आपके पास लेकर आते हैं कि क्या क्या विभाग किसको मिले। तो थोड़ी चर्चा अगर थोड़ा बहुत समय बाकी होगा तो उस पर भी कर लेंगे। हालांकि बात विभाग जिसके पास भी जो आए, काम करने की आपकी किस तरह की अप्रोच है उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अवधेश जी, तो देखिए ऐसा नहीं है सब कुछ पता है दिल्ली के लिए क्या करना है, कुछ भी उसमें, बल्कि बहुत क्लियर है दिल्ली के अंदर तो काम करने का तरीका कि आपको कौन सी चीज़ों को चिन्हित करना है, कौन सी चीज़ों को आपको ले जाना है। देश की राजधानी भी है, अपने आप में एक राज्य भी है, केंद्र सरकार भी वहीं है, वहाँ नगर निगम भी है और एक राज्य सरकार भी है। तो मैं तो कहता हूँ कि सबसे बेहतरीन शहर बनना चाहिए। अगर इतना सारा सब कुछ प्रशासन वहां पर है तो बेस्ट ऑफ द सिटीज होनी चाहिए। निश्चित रूप से दिल्ली के सामने ये एक चुनौती रही है, लेकिन दिल्ली में अभी तक कोई एक ऐसी सरकार नहीं हुई है जिसको मानक मान के हम देखें कि वैसा काम होना चाहिए। बीजेपी सत्ता में आई है तो उसको अपना एक स्टैंडर्ड बनाना है कि ये हमारा कैपिटल है, ये हमने काम किया है। और ये सामान्य बात नहीं होती है। दिल्ली के 3-3 मास्टर प्लान पहले से बने हुए थे दिल्ली बनाने के लिए, और शीला दीक्षित जी का काम कोई मानक नहीं था। उस समय जो कुछ स्थिति कॉमनवेल्थ गेम के दौरान हुई वो सब हुआ, अगर वो अच्छा ही रहता तो केजरीवाल जी के संघर्ष में इतनी जनता का साथ नहीं मिलता। जिस प्रकार से बिजली और बाकी समस्याएं पैदा हो गई थी उस समय, तो भारतीय जनता पार्टी के पास जो पहले के मास्टर प्लान है, अभी जो उन्होंने 100 दिन का प्लान लाया है, और जो कुछ बीच में स्टडी हुई है, जमुना की कई स्टडीज हो चुकी है, पॉल्यूशन पर स्टडी है, सड़कों को लेकर स्टडी है, जो दिल्ली के 117 पॉइंट्स है जहां की मेन ट्रैफिक जाम होता है, उसको दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है, ट्रैफिक पर है। केवल उनको थोड़े थोड़े करके इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है, बहुत कुछ सोचना नहीं है। सोचना यही है कि उसको कैसे करना है, उसको और बेहतर कैसे करना है। दूर कर लेंगे तो फिर दिल्ली को बनाना कैसा है, इस पर काम करने की आवश्यकता है। और मुझे उम्मीद है कि दिल्ली में जो केंद्र की सरकार है, प्रदेश की भी सरकार है, वो मिलजुल के वो काम करेगी, जनता का भी समर्थन मिलेगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी अभी 22 सीटों पर है, आसानी से काम नहीं करने देंगे। और 22 विधायक को तोड़ना बहुत कठिन है, उसके लिए 16 विधायक टूटेंगे तभी जाएगा। तो ये थोड़ा अभी समस्या आएगी। आज केजरीवाल जी ने शपथ ग्रहण में न आके एक संकेत भी दिया है कि इतना इजी, इतनी आसानी से मैं काम नहीं करने दूंगा। और कल उनसे अभिषेक मनु सिंह भी मिलने गए थे, क्या बात हुई है मुझे नहीं मालूम है, तो वो सब आने वाली है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी दिल्ली देश की श्रेष्ठ शहर हो। लेकिन एक बात इसमें और भी है, पोर्टफोलियोज की बात कर रहा था विपिन जी, हम लोग राज्य के पक्ष में पहले नहीं थे। दिल्ली में एक मेट्रोपॉलिटन काउंसिल हुआ करती थी और उसमें दिल्ली ज्यादा बेहतर थी। उस समय की चीजें देखेंगे ना आप, उस समय के स्कूल, उस समय के बाकी चीजें तो बेहतर थी। तो एक पुनर्विचार की भी आवश्यकता है कि क्या वाकई इसको ऐसा ही अर्ध स्टेट रखा जाए या बाकी कैपिटल की तरह एक मेट्रोपॉलिटन काउंसिल में इसको चेंज करके चलाया जाए। यह भी एक प्रश्न दिल्ली के सामने मैं रखता हूं। ठीक है रोहित जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन मैं जरा विभाग बता दूं एक बार, मैंने जो दिखाए थे आप भी देख लीजिए, एक अपडेट सबको मिल जाएगा, एक बार क्रॉस चेक भी हो जाएगा। सारे विभागों की लिस्ट है हमारे सामने। तो देखिए सीएम रेखा गुप्ता, उनके पास वित्त रहेगा, सर्विस और विजिलेंस और प्लानिंग, ये सब उन्होंने अपने पास रखे हैं। इसके अलावा परवेश वर्मा जो डिप्टी सीएम है, उनके पास पीडब्ल्यूडी, विधायी प्रक्रिया और जल, तो बड़े इंपॉर्टेंट विभाग इनके पास हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा साहब इंडस्ट्रीज, फूड, सिविल सप्लाई और पर्यावरण, ये इनके पास है। और कपिल मिश्रा साहब कानून, श्रम, रोजगार, पर्यटन और संस्कृति, ये इनके पास है। और रविंद्र कुमार इंद्राज साहब के पास है सामाजिक कल्याण, ST/SC, ये मंत्रालय इनके पास रहेंगे। और सूद साहब के पास है गृह, पावर, शहरी विकास और शिक्षा मंत्रालय। और एक करेक्शन छोटा सा कि अच्छा, पंकज साहब के पास देख लेते हैं हेल्थ, परिवहन और सूचना मंत्रालय, ये इनके पास रहेगा। डिप्टी सीएम जैसा कुछ नहीं है। तो ये अलग अलग जो विभाग हैं ये हैं। और खुद वित्त मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने अपने पास वित्त विभाग और कुछ और महत्वपूर्ण विभाग रखे हैं। और जो शहर के मेजर, अब जल वाला काम हो गया, निर्माण वाले काम हो गए, वो परवेश वर्मा जी संभालेंगे। जी ठीक है, रोहित जी कुछ कह रहे थे आप। मैं अवधेश जी की बात को आगे बढ़ाना चाह रहा हूं कि बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये आम आदमी पार्टी वाले अब सरकार चलने नहीं देंगे। देखिए, फिर मैं कहता हूं कि अब दिल्ली का फिर से दोबारा सत्यानाश होने जा रहा है और ये दोनों पार्टियां करेंगी। और हम आपको बता दें, देखिए समय देखिए दोनों पार्टियां लड़ेंगे तो विकास होगा नहीं और सत्यानाश होना ही है दिल्ली की जनता का।
और फिर आप देखेंगे नहीं, फिर नहीं, ताली ये बजाते मैंने रह नहीं जाएंगे। कहा। अरे चुप चुप बोलिए। अरे रोहित जी ऐसा क्या बोल, आपने नहीं नहीं कहा- ये ठीक नहीं। ऐसा नहीं 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 गलत बात है। और गलत बात जाएंगे अभी, अभी 0-0 क्या ऐसे माइनस मैंने में नहीं जाएंगे। कहा, ऐसे नहीं कहा। आप फ्लाई ओवर्स ले लीजिए, पुल्स जितने बने हैं वो ले लीजिए, जितने इंफ्रास्ट्रक्चर थे आपने, अगर शिक्षा की आप बात कर लीजिए, आप रोजगार की बात कर लीजिए, झुग्गी झोपड़ियां जितनी थी उसको कैसे एक किफायती दर में जो है एक राजू रतन आवास योजना बना करके लोगों को दिया गया। अब उनको कैसे रिहेबिलिटेट किया गया। कितने काम थे जो शीला दीक्षित की सरकार ने उस समय की थी, आज उनको क्यों याद कर रहे हैं ये लोग बताना नहीं चाहते। क्योंकि मेरा ये समय बीजेपी वाले समाप्त हो रहा बताना है। नहीं देखिए चाहते। अब अगर शीला जी ने अच्छे काम किए होंगे उसमें दो राय नहीं है, लेकिन वहीं अटक के थोड़ी रहना है रोहित जी, उससे आगे बढ़ना है ना। आज उस बात को जमाना गुजर गया तो उससे आगे बढ़ेंगे, बेहतर बनाएंगे दिल्ली को। और किसी की भी सरकार हो, देखिए 10 साल आम आदमी की पार्टी की सरकार चली, एक जमाने में शीला जी ने भी इतना ही रूल किया। अब फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो देखिए सरकारें आएंगी, विपक्ष भी रहेगा। कुल मिलाकर देश की राजधानी हम सबकी राजधानी है, हमारे सम्मान और गौरव की बात है, उसको आगे बढ़ाना है, उसको बेहतर करना है। पॉल्यूशन जो एक बहुत बड़ी समस्या है उसको बिल्कुल हाई लेवल पर टैकल करना, और बाकी गरीब वंचित उनके लिए जो जरूरी काम है वो भी होंगे। फ्रीबीज की उस तरह से आदत ना पड़े जिससे जनता को ये लगे कि बस इसीलिए वोट करना है, बाकी जिसको जरूरत है उसको जरूर दीजिए। तो ये सारी चीजें होंगी जिस पे चुनौती रहेगी सरकार के सामने, और हम भी देखेंगे, आप लोगों को भी बुलाएंगे, बातचीत करेंगे। फिलहाल आप सभी महानुभावों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।